नमस्कार दोस्तों, मैं भी भारत की इस खास इंटरव्यू सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम आजकल झारखंड में घूम रही है और हम संताल परगना में आदिवासियों को जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में यहाँ के एक काफ़ी लोकप्रिय नेता नलिन सोरेन के घर पर आज हम मौजूद हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो लगातार 7वीं बार झारखंड विधानसभा के सदस्य हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अभी वो मुख्य सचेतक हैं विधानसभा में। काफ़ी इम्पोर्टेंट नेता उनको माना जाता है राज्य की राजनीति में, लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी सहजता से लोगों से मिलते हैं और उनके बीच में रहते हैं। ये उनकी तारीफ सुनी जाती है। कई मसले हैं झारखंड से जुड़े हुए, उनमें आदिवासी लोगों से जुड़े हुए मसले हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए मसले हैं। उन सब पर उनसे बात करेंगे। नलिन सोरेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कई सारे मसले हैं, लेकिन एक बड़ा मसला जो आदिवासियों के अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है और झारखंड की राजनीति में भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि यहाँ की जो डोमिसाइल पॉलिसी है, 1932 खातियानी कहा जाता है, इस पर आपकी पार्टी का जो स्टैंड है उसको लेके लगातार चर्चा और बहस होती रही है। क्या स्थिति है, क्या मानना है आपकी पार्टी का, आपकी सरकार का? देखिए, जो हम लोग का है कि 1932 को एक कट ऑफ डेट मान के हम लोग चल रहे हैं कि यहाँ के मूल आदिवासी मूल निवासी जो हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बाहरी लोग आए हुए हैं, उसका आइडेंटिटी नहीं है। यहाँ का रीति रिवाज जो है उस सबसे वाकिफ वो लोग नहीं हैं। तो एक हम लोग यही चाहते हैं कि 1932 जो है, जिसका खतियानी है, उसी को हम लोग मानते हुए चलते हैं और होना चाहिए भी 1932 का। जी, लेकिन झारखंड में अभी काफ़ी मिली-जुली आदिवासी बहुल राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये लागू करना आसान नहीं है, ये माना जाता है। ये एक राजनीतिक चुनौती है, दो-धारी तलवार है। कहना एक बात है, लेकिन इसको लागू करना दूसरी बात है। देखिए, बात है कठिनाई तो होगी ही, उसमें कहीं ना। यहाँ जो हम लोग हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लड़ झगड़ के आज़ाद हुआ, जिससे कि ब्रिटिश को हम लोग यहाँ से हटाए, सब मिलजुल के यहाँ के जो भी जनता है ये पूरे हिंदुस्तान के इसी तरह से यदि हम लोग संथाल ट्राइबल छोड़ के यहाँ के मूलवासी आदिवासी जो खतियानी 1932 के हैं, यदि एकत्रित होकर के इस आवाज़ को उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार मानने के लिए बात हो जाए। 1932 खातियानी का जो मसला है और डोमिसाइल का जो मसला है, आप मूल निवासी की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे फायदे होंगे मूल निवासियों को या आदिवासियों को यहाँ के, अगर ये लागू हो जाता है? देखिए, यहाँ होता क्या है, यहाँ 1932 से जो बने मूल आदिवासी है और मूल निवासी जो है जी, उसका रहन सहन सब कुछ अलग है। और बाहरी लोग आकर के यहाँ जो बस गए, बसने के बाद उससे और डिफरेंस उसका भी अलग होने लगा, जिसके चलते जो अपना ट्रेडिशन है, जो ये अपना जाति का या गांव घर का जो सामाजिक परंपरा है, वो भी विलुप्त होते जा रहा है। यही सब सोच करके हम लोगों ने सोचा, नहीं, जो 1932 का जो भी खतियानी रैयत होंगे, किसी को भगाए नहीं रहे, लेकिन मान्यता 1932 के ही लोगों को यहाँ का सरकारी नौकरियों में भी मिले, जो कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की नौकरियाँ हैं, उसमें निश्चित रूप से उन लोगों को मिले। जो झारखंड का, जैसे मैंने कहा कि आदिवासी बहुल राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप एक राजनीतिक दल की नज़र से देखें तो चुनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप अपने लोगों का भला तभी कर पाएंगे जब आप सरकार में आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि इसमें खतरा भी है कि अगर आप इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो इसकी राजनीतिक कीमत आपकी पार्टी को चुकानी पड़ सकती है? देखिए, 1932 का जब हो जाएगा
जी। जब सरकार वही कर देंगे, थोड़ा बहुत तो जरूर ही है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ के मूल निवासी जो हैं, आदिवासी भाई हैं, वो लोग निश्चित रूप से साथ में रहेंगे और सरकार बनाने का भी काम वोट के आधार पर निश्चित रूप से करेंगे, चुनाव के आधार जी। और झारखंड की जब हम बात करते हैं तो दो कानून, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट, इसकी चर्चा होती है। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ कानून है और इसको ये बताया जाता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जहाँ तक आदिवासियों के हक अधिकार का सवाल है। कई बार इस तरह की चर्चा हमने सुनी है कि इसको डाइल्यूट करने की कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई जिसमें ये कहा गया कि अब ये कानून रेलेवेंट नहीं है, ये आदिवासियों के हकों की रक्षा करने की बजाय उनका नुकसान कर रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जो नियम है जो पूर्व में ये बना है, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट और CNT एक्ट, दोनों में थोड़ा सा डिफर है, लेकिन यहाँ के मूलवासी आदिवासी का जो है वो कवच है, एक तरह से कहा जाए कि कवच है, उसी से उसका सुरक्षा हो सकता है। संथाल जो डोमिनेटेड यहाँ के हैं या यहाँ के जो मूलवासी हैं, उनका एक तो है कि वो पुराना इसे जो इतिहास कहता है कि ये जाति एक जगह रहने वाली नहीं है, जो हिस्ट्री का, उसी को अंग्रेजों ने इस एक्ट को बनाया ताकि अपना जो लैंड है, जो डी वाला जमाबंदी जमीन है, उसको बेचे नहीं, इसको सुरक्षा अपने कहाँ भी जाएगा लौट के आएगा तो उसी का जमीन बरकरार रहेगा। यदि इस एक्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा, SPT एक्ट को, तो निश्चित रूप से यहाँ का मैक्सिमम ट्रैवल यहाँ से छोड़ करके अपना बेच बाच के चला जाएगा, क्योंकि ये रेस आज नहीं, पहले से हिस्ट्री कहती है। एक तरह से हम लोग मैंने भागते हुए इस जगह में संताल परगना में रुके जब ये एक्ट बना तब जी। और नहीं तो अभी भी उसके पहले भी जो हम लोग पंजाब की ओर से आए और आने के बाद कहीं कहीं छिटपुर रहते रहते, उधर उड़ीसा वगैरह से रहते रहते रांची के कुछ हिस्से में, वहाँ से बढ़ते हुए गिरिडीह से संताल परगना से होते हुए आसाम की ओर चले गए। इसके बाद जब SPT एक्ट बना तो इसके बाद यहाँ से लोग जाने के जाते भी हैं, तो उसका ज़मीन बरकरार रहता है, कभी भी आएगा तो निश्चित रूप से उसका इस्तेमाल कर सकता है। कहने का मतलब ये ATM है संथाल यहाँ के मूल निवासी के लिए, इसीलिए संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट या CNT एक्ट, थोड़ा सा फर्क है CNT में भी, लेकिन जो संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट बरकरार रहेगा तो यहाँ के लोगों ने सुरक्षित रह सकते। नहीं, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि जो संताल परगना टेनेंसी एक्ट बना है उसके पीछे बड़ा सेक्रीफाइस है संताल आदिवासियों का। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन आई है उसमें एक बात ये कही गई है कि ये एक्ट जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड को ख़राब करता है। एक तरफ जो नॉन आदिवासी है देश भर में, अगर उसकी ज़मीन उद्योग के लिए ली जाती है या किसी प्राइवेट पर्पस के लिए ली जाती है या किसी सरकारी पर्पस के लिए ली जाती है, उसे मार्केट रेट पे पैसा मिलता है और वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है। लेकिन क्योंकि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संताल परगना टेनेंसी एक्ट मौजूद है, आदिवासी चाहकर भी अपने इलाके में उद्योग नहीं लगवा सकता या लगा सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं बुला सकता, क्योंकि ये कानून उसमें बाधा है। और आज के युग में शायद इस तरह के सख्त कानूनों की ज़रूरत नहीं है। ये आर्ग्यूमेंट है उस पिटीशन में। देखिए, बात आप कह रहे हैं वो कोई गलत बात नहीं, ठीक है, लेकिन यदि इस एक्ट को ख़त्म कर दिया तो ये आपको हम पहले भी बता चुके कि संथाल या यहाँ के जो भी है बसिंदा, यहाँ के ज़्यादातर मूलवासी संथाल का बात बोल रहे हैं कि वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे, वो एकदम यहाँ से आ जाए, क्योंकि ये इन लोग में एक ये है इस रेस में, संथाल रेस में एक तो है कि ये
सुविधा की ओर जाते हैं, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा की ओर नहीं जाते। यदि इस तरह का एक्ट को तोड़ दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो परसेंटेज यहाँ पर है वो परसेंटेज घटेगा। इसीलिए बात तो ठीक कर रहे हैं, तो हम इस बात को कर रहे हैं, सरकार ये क्यों नहीं करता है कि हम यहाँ जो इंडस्ट्रीज लगे, इसके लिए भी कहें उससे बाहर नहीं है, लगे, लेकिन भागीदारी यहाँ के मूल निवासी आदिवासी को होना चाहिए। जी। और एक और मसला है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। मैं उड़ीसा गया था, मयूरभंज, तो हमने वहाँ देखा एक संताल गांव में एक मीटिंग हो रही थी और सरना धर्म पर चर्चा चल रही थी। अलग सरना धर्म कोड आप लोग मांग रहे हैं, आपकी विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है, लेकिन केंद्र सरकार में इस पे सन्नाटा है। द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट बनी हैं, उसके बाद से फिर ये चर्चा शुरू हुई है सरना धर्म को लेके। आप इस मांग से को लेके कितने आश्वस्त हैं कि अंततः सरना धर्म कोड मिल सकता है? देखिए, सरना धर्म कोड मिलना चाहिए, एक वो पहचान है और इसीलिए सरना धर्म कोड होना चाहिए। अब पता नहीं क्यों इसको सेंट्रल नहीं मान रही है या अभी तक नहीं इस पर कोई एक्शन ली है, लेकिन अब महामहिम जब ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हुई है, देखें, जहाँ तक लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सरना धर्म कोड का निश्चित रूप से बिल पास हो जाएगा। ये कहा जाता है, क्योंकि सरना धर्म पे हमने कुछ शोध करने की कोशिश की थी, कि इसमें एक जो बड़ा मसला है वो ये है कि सरना धर्म शायद देश के सारे आदिवासियों को स्वीकार्य ना हो। ये एक बहाना भी हो सकता है केंद्र सरकार के लिए इसको मान्यता ना देने के लिए, और एक सही वजह भी हो सकती है ये कि सबको सारे आदिवासी अगर सरना धर्म नहीं मानेंगे तो क्या होगा। नहीं, वो सरना धर्म कोड है, जैसे आपका हिंदू धर्म का अलग जनगणना के आधार पर हिंदू, बौद्ध, ईसाई सबका कोड अलग अलग है, तो सरना धर्म कोड लगाई करने में क्या अर्थ है? यही तो ये है कि उसका पहचान जी, यहाँ के जो आदिवासी हैं उसका पहचान एक होगा कि सरना धर्म से, उसका सरना कोड से उसका पहचान होगा। जैसे ईसाई धर्म का पहचान ईसाई कोड, जी, बौद्ध धर्म का इसी तरह से, और भी जितना ये कोड है जनगणना के आधार पर उसको होना चाहिए, और सरना धर्म कोड भी होना। अच्छा, आप काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, लगातार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। क्या लगता है आपको कि जो सरना धर्म की मांग है, नेचुरली आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, आपका ये मुद्दा है, लेकिन क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि आम लोगों में सरना धर्म के लिए समर्थन है और जो दल इसके खिलाफ जाएगा उसको भुगतना पड़ेगा, उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? नहीं नहीं नहीं, कोई चुकाने नहीं पड़ेगी। ये तो साधारण सी बात है। अब जिस कोड का है बोल रहे हैं जनगणना में उसका नाम होना चाहिए, यही नहीं, तो उसमें क्या आपसी झंझट की बात है? अब यहाँ पर मान लिया बौद्ध धर्म के हैं या ईसाई धर्म के कोड का है, या उसी में नहीं होता है, और इससे तो सरना धर्म कोड, लेकिन ये तो अलग एक जाति है, संताल एक अलग जाति है, और इसका जो धर्म भी है अलग है। ये प्राकृतिक का पूजा करता है, जो एक्चुअल में आदिवासी है प्राकृतिक का पूजा करता है, वो मूर्ति पूजक नहीं होते। और उसी के आधार पर सरना धर्म कोड ये लोग बना रहे हैं, के लिए प्रस्ताव गया है। यही है असल में, नहीं तो इसमें क्या, इसमें झंझट की कहाँ सवाल हो जाता है? एक रहेगा जनगणना होगी तो होगा कि नहीं, और नहीं तो ऐसा होगा, बहुत आदमी अनपढ़ अशिक्षित जैसे होता है, तो जब भी जनगणना होता है तो सुने हैं प्रशासन वहाँ जाके जो धर्म बोलेगा उसी का एनरोलमेंट करो जी, है ना, तो जो भी धर्म, तो उसी तरह से संताल का जब अलग
पूजा पाठ सब कुछ अलग होता है, तो क्यों नहीं सारनाथ धर्म होगा? यही है। दो छोटे छोटे सवाल और। एक सवाल ये कि झारखंड राज्य में काफ़ी बड़ी आबादी है आदिवासियों की। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके केंद्र सरकार के कई मंत्री, उनके कई मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आदिवासियों के लिए जो डिफरेंट स्कीम्स के तहत पैसा एलोकेट होता है, जो बजट का एलोकेशन होता है, झारखंड के संदर्भ में क्या हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार से जितना बजट एलोकेट होता है वो मिल रहा है? आदिवासी विकास पर कुछ खास समर्थन आपकी सरकार को केंद्र से मिल रहा है, या कहने में और करने में फ़र्क है? देखिए, आदिवासी का जो मैंने इस क्षेत्र का जो लोकेशन, आर्थिक जो भी होता है यहाँ का, जो पर ये बनता है बजट जो बनता है, जी। तो बजट लोकेशन में ज़्यादा इस क्षेत्र का विकास के लिए आदिवासी ट्राइबल लोगों का कैसे, ट्राइबल भी बहुत जगह पिछड़ा हुआ है, जी। यही सोच करके कि उनको विकास के तहत में शुद्ध पानी मिले। जी। उसका खेत है लेकिन पानी नहीं, पानी के लिए सिंचाई हो, ये सब व्यवस्था सरकार से है। इसीलिए लोकेशन जो होता है इसका बजट का इस क्षेत्र में ज़्यादा होता है। धरातल में उतारने का काम सरकार करती है, प्रयास में है, लेकिन जिस रेशियो में होना चाहिए उस रेशियो में यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पा रहा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी हैं। ये किसी भी आदिवासी समुदाय के लिए गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को जब उम्मीदवार बनाया गया तो वो मंदिर में जाती हैं, झाड़ू लगाती हैं। फिर एक वीडियो आता है जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये बात तो ठीक है कि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं, इतिहास रचा गया है उस सेंस में। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जब आदिवासी अपना एक अलग धार्मिक पहचान को असर्ट कर रहे हैं, उस वक्त में एक सर्वोच्च पद पर बैठी आदिवासी महिला एक खास धर्म का प्रचार करने की कोशिश कर रही हैं आदिवासी समुदायों में। नहीं, बात ठीक है, लेकिन इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नलिन सोरेन। इसी तरह से अलग अलग आदिवासी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, उन लोगों से जो आदिवासी मसलों से सरोकार रखते हैं, आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए मैं भी भारत।